बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है मेडिसिन 2 और उसका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ना है, जो टॉपिक हम कवर करना है वो है कॉमन यूरिनरी सिम्टम्स कि कौन कौन से यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बात करते हैं कि ये इसको यूरिनरी प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीनल सिस्टम जो है उसका सारा ओवरव्यू पढ़ा था कि रीनल सिस्टम जो है वो कंपोज किस किस चीज़ों से होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि उन स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है, उनका फंक्शन क्या है मेन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो है हमारे पास कॉमन यूरिनरी सिम्टम्स। इसके अंदर से जो कुछ सिम्टम्स है वो मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि पोलीयूरिया होता है, ठीक है, ओलिगोयूरिया होता है, एनयूरिया होता है, हेमाटोयूरिया होता है। उन दोनों में से जो दो मेन हमारे पास आ जाते हैं वो हैं, हमारे पास पोलीयूरिया है और दूसरा हमारे पास हेमाटोयूरिया है। तो आज हम उसको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोगों की जो बुक है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी इनाम दानिश है और इनाम दानिश का ये जो चैप्टर है वो रीनल सिस्टम वाला, जो रीनल डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉमन यूरिनरी सिम्टम्स हैं उनके अंदर दो सिम्टम आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वाला जो है वो जो हमने आज पढ़ना है वो हमारे पास जो है वो है पोलीयूरिया। दूसरा जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है प्रोटीनयूरिया और तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास हेमाटोयूरिया। ठीक है जी, अब हम लोग इनको बारी बारी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है पोलीयूरिया। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पोलीयूरिया क्या होता है। पोलीयूरिया होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड पर डे। ठीक है, नॉर्मल आपकी क्या रेंज होती है 2.5 लीटर्स, 2 to 2.5 लीटर्स पर डे जो है वो आपकी नॉर्मल यूरिन आउटपुट होती है। ठीक है, अगर आपका यूरिन आउटपुट जो है वो 2.5 से ज़्यादा हो जाए ऑन द डेली बेसिस तो हम लोग उसको जो है वो पोलीयूरिया के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट या फिर इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो वो हमारे पास पोलीयूरिया आ जाता है जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि 3 लीटर से ज़्यादा जो है वो आपका पर डे की आ रही हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पोलीयूरिया के अंदर जो है वो कंसिडर होता है। ठीक है, अब पोलीयूरिया जो है ना उसको आपने क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पोलीयूरिया एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का मतलब है कि आपको बार बार अर्ज हो रही है कि आप यूरिन पास करें, लेकिन जब आप पास करने जाते हैं तो आपकी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास होती है। वैसे आप लोगों को इतनी क्या कहते हैं स्पीड से अर्ज हो रही होती है कि लाइक आपको इतना प्रेशर फील हो रहा होता है कि अगर आप यूरिन पास नहीं करेंगे तो इट विल बी हार्मफुल। ठीक है, इतनी ज़्यादा आपको जो है वो फील हो रही होती है, अर्ज हो रही होती है, मिक्चुरेशन का इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो थ्रेशोल्ड होता है। लेकिन जब आप पास करने जाते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास होती है। ठीक है, तो दैट इज़ कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इंक्रीज्ड मिक्चुरेशन का रेट है, बट वो हमारे पास पोलीयूरिया नहीं है। पोलीयूरिया में आपकी अमाउंट जो है वो यूरिन की ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपकी अर्ज है वो नॉर्मली होती है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली जो है वो यूरिन पास करने के लिए जितने टाइम वॉशरूम जाते हैं उतने टाइम से आप वॉशरूम जाते हैं, लेकिन जब यूरिन पास करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पास होता है और आप डेली की जो आपकी टोटल अमाउंट होती है वो 3 लीटर से ज़्यादा हो जाती है। अब उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे ना तो आपको फिर मिक्चुरेशन भी उतनी ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, मिक्चुरेशन ज़्यादा हो रही है, यूरिन भी नॉर्मल पास हो रहा है, दैट इज़ नॉर्मल कंडीशन। मिक्चुरेशन ज़्यादा हो रही है, यूरिन बहुत स्मॉल अमाउंट में पास हो रहा है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी। ठीक है, दैट इज़ अ कंडीशन जिसके अंदर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, जबकि पोलीयूरिया में आपका
अर्ज जो है मिक्चुरेशन जो है वो नॉर्मल हो रही है, लेकिन जब पास करने जाते हैं तो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है, आउटपुट ऑफ यूरिन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आ गई हैं। एक हमारे पास आ गई है पॉलीयूरिया, दूसरी हमारे पास आ गई है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, और तीसरी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल जो हमारे पास पॉलीयूरिया का हम लोगों ने बनाया है, वो हमने यही बनाया है ना कि polyuria is not equal to increased frequency of micturition। ठीक है, कैसे? polyuria में आउटपुट यूरिन इंक्रीज्ड, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ 3 लीटर्स पर डे। ठीक है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। जबकि हमारे पास इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन में जो आपका अर्जेंसी है, जितनी दफ़ा वॉशरूम जा रहे हैं वो ज़्यादा है। मतलब यूरिन विद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर अमाउंट जो है यूरिन विद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, यानी आप फ्रीक्वेंटली जो है वो वॉशरूम जाएंगे, लेकिन अमाउंट या आउटपुट जो है वो हमारे पास लेस होगा, लेस देन नॉर्मल। ठीक हो गया, लेस देन नॉर्मल होगा या फिर नॉर्मल होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीयूरिया कितनी टाइप्स का होता है। ठीक है, पॉलीयूरिया की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, तो हम देख लेते हैं अब कौन कौन सी है। ठीक है, पॉलीयूरिया की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास कॉजेज़ के ऊपर बेस करती हैं कि पॉलीयूरिया किस वजह से कॉज हो रहा है। या तो आपका वाटर जो है वो यूरिया में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तब आपकी यूरिन जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, या फिर जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इस वजह से आपका यूरिन आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीयूरिया हो जाता है। अब ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि पॉलीयूरिया हमारे पास 2 वजूहात की बिना पे होता है। ठीक है, सबसे पहली वजह जो है वो है फ्री वाटर एक्सक्रीशन, जो सेकंड है वो हमारे पास है एक्सेसिव सोल्यूट एक्सक्रीशन। ठीक है जी, एक्सेसिव सोल्यूट एक्सक्रीशन। अब हम लोगों ने देखना है कि वाटर एक्सक्रीशन के अंदर जो फ्री वाटर एक्सक्रीशन है एक्सेसिव हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, या तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है नेफ्रॉन के अंदर वो नहीं हो पा रही सही तरीके से, या फिर आप बहुत एक्सेसिव जो है वो वाटर जो है उसका इंटेक करें। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ठीक है, ख़ास तौर पे, और उस कंडीशन में जो है वो आपको यूरिनेशन जो है उसके अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास पॉलीडिप्सिया जो है वो एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यास लगे जा रही है और आप पानी पीते जाते हैं, हालांकि आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पॉलीडिप्सिया जो है वो कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको थर्स्ट की फीलिंग जो है वो हर वक्त रहती है। तो इस वजह से जो है वो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, इस वजह से आपके यूरिन के अंदर जो है वो वाटर का जो है लेवल, वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इधर जो है वो फ्री वाटर एक्सक्रीशन में जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत डाइल्यूट होती है। ठीक है, डाइल्यूटेड यूरिन होती है, और ये हमारे पास
किस वजह से होती है? ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, पॉलीडिप्सिया और दूसरी हमारे पास कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर कंटेंट जो है यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सेसिव सोल्यूट एक्सक्रीशन। एक्सेसिव सोल्यूट एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो आपका यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, येलोइश बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन था, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हमारे पास जो है वो पास होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर हमारे पास यूरिया आ जाता है, क्रेटिनिन आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो रही है ना, तो उनका कंटेंट जो है वो आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपको पोलीयूरिया की कंडीशन आती है। ठीक है, इसके अंदर जो है जो आपका सोल्यूशन होता है ना, उसके अंदर जो आपका सोल्यूट का कंटेंट होता है उसको आप ऑस्मोलैलिटी से जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोलैलिटी जो है वो ग्रेटर देन 300 मिली ऑस्मोल पर डे हो जाती है। ठीक है जी, और उसके पर डे नहीं, पर लीटर हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूट के अंदर जो हमारे पास चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं उनके अंदर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके अलावा मैनिटॉन। ठीक है, तो ये सारी जो है वो हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं पॉलीयूरिया की। कॉजेज़ में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कॉज क्या है हमारे पास? फ्री वाटर एक्सक्रीशन। दूसरी कॉज क्या है हमारे पास? एक्सेसिव सोल्यूट एक्सक्रीशन। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन यूरिया की। ठीक है जी, प्रोटीन यूरिया नाम से पता चल रहा है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अगर प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर पास हो रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन की एक सर्टेन अमाउंट होती है जो कि आपके यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर उससे ज़्यादा, और वो कुछ मिलीग्राम्स में होती है, अगर वो मिलीग्राम्स जो है वो अपनी लिमिट या लेवल जो है उसे क्रॉस कर दें तो वो हमारे पास कंडीशन कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो लेस देन 150 मिलीग्राम्स पर डे जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है प्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारा एक्सक्रीट आउट होता है प्रोटीन यूरिया। ठीक है जी, प्रोटीन यूरिया जबकि नॉर्मल रेंज है ना, नॉर्मल अमाउंट है वो आपकी लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे है। ठीक है, लेकिन जब आपको प्रोटीन यूरिया हो जाता है तो फिर आपकी डिजीज़ कंडीशन में 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स जो है ना वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अलार्मिंग कंडीशन कि 150 लेस देन 150 जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आपकी डे में प्रोड्यूस हो रहा है और आपका 24 आवर्स के अंदर अगर 150 ग्राम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया तो ये ख़तरनाक बात है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन होती है जिसके अंदर हम इसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं, एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो उसके अंदर वो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया। ठीक है, दैट इज़ द कंडीशन
जिसके अंदर आपका 1 ग्राम जो है ना 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो निकल रहा होता है आपका पर डेसीलीटर में। ठीक है जी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब ये आप देखें कि पहले हम लोग मिलीग्राम से बातें कर रहे थे, ठीक है, फिर आपकी प्रोटीन जो है वो ग्राम में कन्वर्ट होगी, बिगर यूनिट में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो गया है। तो दैट इज़ द कंडीशन जो पर डेसीलीटर जो है, पर 1 लीटर के अंदर पहले आपके मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। फिर उस अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की, हैवी प्रोटीन यूरिया की हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोटीन यूरिया होता किस वजह से, ठीक है। इसकी 2 कॉजेज़ होती हैं, एक तो एक हमारे पास प्राइमरी कॉज होती है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी कॉज होती है, ठीक है। तो हम कॉजेज़ की बात करें अगर, तो हमारे पास 2 कॉजेज़ हैं, एक हमारे पास प्राइमरी और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज जो है वो हमारे पास एक ही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ठीक है। और वो हमारे प्राइमरी हमारे पास जो कॉज है वो क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। यानी कि ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास, उसकी इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास प्राइमरी कॉज के अंदर जो है वो लाई करती है। जबकि हमारे पास सेकेंडरी कॉज जो है वो कोई भी हमारे पास सिस्टेमिक डिजीज़ हो जाए, सिस्टेमिक डिजीज़ जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ये सारी हमारे पास कॉजेज़ होती हैं सिस्टेमिक डिजीज़ की, जिसकी वजह से हमें पास सेकेंडरी तौर पे प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो कॉज है वो हमारे पास ड्रग्स की है, जिसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास पेनिसिलियम है, और जो दूसरी हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास एनसेड्स हैं, ठीक है। एनसेड्स किसके लिए स्टैंड्स करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रग्स की आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन यूरिया हो सकता है, और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉज में सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास जौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास प्रोटीन यूरिया हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन आ जाती हैं, उसके अलावा एलर्जी आ जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन हमारे पास जो दूसरी कॉज है वो उसकी कंटिन्यूएशन ही है यहाँ पे, ठीक है। इन्फेक्शन में हमारे पास एड्स हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हो सकता है हेपेटाइटिस बी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी एंडोकार्डियम की इन्फेक्शन को जो है वो, इन्फ्लेमेशन को जो है वो हम उसकी वजह से भी हमारे पास प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है एलर्जी। अगर किसी बंदे को एलर्जी है, फॉर एग्जांपल बी स्टिंग, किसी मक्खी वगैरह ने काट लिया है जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गया है, तो वो भी हमारे पास जो है वो प्रोटीन यूरिया की कॉज बनता है। और उसके अलावा हमारे पास वैक्सीन की वजह से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो वो भी हमारे पास प्रोटीन यूरिया की वजह बन सकता है, ठीक है। ये वाली जो सारी की सारी थी वो क्या थी, हमारे पास सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। प्राइमरी कॉज हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही है, ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास सारा का सारा प्रोटीन यूरिया आ गया। प्रोटीन यूरिया की मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन यूरिया जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन का इंटेक जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे या फिर बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है, सो दैट उसका जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट जो है वो लेस हो जाए। उसके अलावा हमारे पास जो है मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास अंडरलाइंग कॉज की जो सेकेंडरी रीजंस हैं वो हमारे पास पहले वो हो रही हैं, उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया हो रहा है ना, तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीटमेंट जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। उसके अलावा अगर हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो ब्लॉकर्स हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर यहाँ पे प्रोटीन यूरिया की मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देनी है वो ड्रग्स में हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 देते हैं, और उसके अलावा जो देते हैं वो हम देते हैं एस इनहिबिटर्स, ठीक है। अब जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो क्या करता है कि वो आपका जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है ना उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि वो एंजियोटेंसिन 2 जिन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 उनको जाके ब्लॉक करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ग्लोमेरुलर जो हमारे पास अच्छा टाइम देख लूँ, 6 मिनट। अच्छा, तो ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है रिसेप्टर ब्लॉकर, वो क्या करता है कि जो आपका रिड्यूस कर देता है प्रेशर, आपका ग्लोमेरुलर प्रेशर जो होता है उसको रिड्यूस करता है, और उसकी वजह से जो आपका इफरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं ना उनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और फिर आपका प्रोटीन जो है उसका लेवल भी जो है वो कम हो जाता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, रिड्यूस ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है जी, जिसकी वजह से जो आपकी इफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो आपका क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज, और उसकी वजह से आपका प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर कम जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एंजियोटेंसिन 2 जो है उसका मैकेनिज्म है कि वो किस तरह जो है वो आपके वहाँ पे काम करता है, ठीक है। मैनेजमेंट में ये बात आ गई हमारे पास ड्रग्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आ गया वो है प्रिवेंट या डिक्रीज प्रोटीन इनटेक। मेनली प्रोटीन डाइट जो है उसके ऊपर आपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटीन यूरिया सारा का सारा। अब हम लोगों ने जो थर्ड टॉपिक जो डिस्कस करना है ना वो है हिमेटो यूरिया, ठीक है। हिमेटो यूरिया क्या होता है,
हेमाटोयूरिया क्या होता है? हेमाटोयूरिया के अंदर आपके यूरिन में जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज हेमाटोयूरिया। अब हेमाटोयूरिया जो है वो हमारे पास किन वजूहात की वजह से होता है उसको हम लोग अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हेमाटोयूरिया। अब हेमाटोयूरिया मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को स्टडी कराया था, तो मैंने कहा था आपके पास पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, ठीक है। वो यूरेटर से होके आपके पास ब्लैडर में जाते हैं और फिर आउटसाइड द बॉडी चले जाते हैं, ऐसे ही था, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो आपका किडनी होता है ना वो आपका रीनल पार्ट होता है, बाकी जो उसके अलावा वाला पार्ट होता है ना ये सारा, ये आपका एक्स्ट्रा रीनल पार्ट होता है, ठीक है। आउटसाइड है ना, ठीक है, एक्सटर्नल साइड पे चला जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा रीनल पार्ट, ठीक है। और ये हमारा रीनल पार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास हेमाटोयूरिया की जो कॉजेज़ हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। आया वो रीनल यानी कि किडनी के अंदर किसी फंक्शनिंग की वजह से जो है वो हमारे पास ब्लड आ रहा है, या कोई एक्स्ट्रा रीनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई हमारे पास क्या कहते हैं कैपिलरी जो है वो बर्स्ट हो गई है, या वहाँ पे कोई हमारे पास स्टोन जो है वो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड आना स्टार्ट हो गया। तो हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास रीनल कॉज है और दूसरी हमारे पास एक्स्ट्रा रीनल कॉज है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट भी है एक जो मैंने अभी आप लोगों को देनी है, और आप लोगों ने मुझे CRGR को जो है वो अपनी असाइनमेंट मेल करनी है और वो मुझे फिर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों ने सर्च करनी है कि एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं बार्टर्स सिंड्रोम। तो आप लोगों ने बार्टर सिंड्रोम के ऊपर जो है वो मुझे असाइनमेंट बना के भेजनी है, बार्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है कि रीनल और एक्स्ट्रा रीनल जो हमारे पास कॉजेज़ हैं उनमें कौन कौन सी हमारे पास कॉज जो रीनल कॉजेज़ होती हैं उसके अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलर कॉजेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर कॉजेज़ और मतलब रीनल जो है ना इसके अंदर हमारे पास दो होते हैं ना, ग्लोमेरुलर हमारे पास पार्ट होता है, ठीक है, और नॉन ग्लोमेरुलर पार्ट होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो रीनल कॉज है वो फर्दर किस में डिवाइडेड है? ग्लोमेरुलर कॉज और नॉन ग्लोमेरुलर कॉज, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है IgA, वो ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से हमारे पास हो सकता है और IgA की नेफ्रोपैथी की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेफ्रिटिक सिंड्रोम है और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन में कोई पैथोलॉजी हो गई है IgA की वजह से, तो वो उस वजह से हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी रीज़न है वो हमारे पास है नेफ्रिटिक सिंड्रोम, और जो तीसरी है वो हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक हो गया। तो इन तीन वजूहात जो हैं ये हमारे पास जो है वो रीनल कॉज थी, ये एक्स्ट्रा रीनल कॉज है। रीनल कॉज की अगर फर्दर दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, ग्लोमेरुलर कॉज है और नॉन ग्लोमेरुलर है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ग्लोमेरुलर कॉज को पढ़ा है। नॉन ग्लोमेरुलर कॉज जो है उसके अंदर हमारे पास रीनल सिस्ट्स बन सकते हैं, रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, आउटसाइड द किडनी ये हमारे पास कहीं पे भी हो रहे हैं ना तो वो हमारे पास ये आ गया। उसके अलावा हमारे पास ट्यूमर्स हो सकते हैं,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन ग्लोमेरुलर कॉजेज़ हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर के आउटसाइड हमारे पास अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो हमारे पास नॉन ग्लोमेरुलर कॉज में आ जाता है। एक्स्ट्रा रीनल की बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा रीनल जो है वो हमारे पास ये रीनल पार्ट था और ये एक्स्ट्रा रीनल है। ठीक है, जो ये है था इसके अंदर जो हम लोगों ने नेफ्रॉन की स्टडी की थी, नेफ्रॉन जो हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, नेफ्रॉन के हमने यूँ करके बनाया था ना, हमने बाउमैन कैप्सूल बनाया था इस तरह करके, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया था, दैट इज ग्लोमेरुलस। और जो आउटसाइड जो बाकी ये सारा का सारा स्ट्रक्चर था ना वो हमारे पास नॉन ग्लोमेरुलर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाली जो ग्लोमेरुलर कॉजेज है ना ये इस वाले हिस्से में हो रही होती हैं तो हम इसको ग्लोमेरुलर कॉजेज कहते हैं, और जो बाकी नेफ्रॉन के किसी भी हिस्से में हो रही होती हैं वो हमारे पास नॉन ग्लोमेरुलर आ जाती हैं। एक्स्ट्रा रीनल जो है वो ये सारा कुछ किडनी के इनसाइड है, किडनी के जैसे ही हम लोग बाहर आ जाते हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा रीनल में आ जाता है। और एक्स्ट्रा रीनल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कॉज है, देखें एक्स्ट्रा रीनल से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, किडनी से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यूरेटर की ही बात करेंगे कि एक्स्ट्रा रीनल की जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सबसे पहले यूरेटर आ रहा है तो यूरेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो यूरेटर के अंदर हमारे पास स्टोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेपिलोमा भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूरेटर जो है उसमें स्टोन्स हो गए, उस वजह से हो गया हमारे पास है ब्लड आ रहा है या पेपिलोमा बन गया। उसके अलावा हमारे पास जैसे यूरेटर है उसके बाद क्या आ रहा है, हमारे पास ब्लैडर आ रहा है। तो ब्लैडर में हमारे पास कोई ट्रॉमा हो सकता है, ब्लैडर का स्टोन्स हो सकते हैं, वहाँ पे सिस्टाइटिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। पेपिलोमा। सेकेंड हमारे पास आ गया ब्लैडर। ब्लैडर में हमने क्या बोला है कि कोई स्टोन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, कार्सिनोमा हो सकता है यानी कि कैंसर हो सकता है, मैनी रीजन। थर्ड हमारे पास जो है वो क्या होगा, यूरिथ्रा। थर्ड हमारे पास ब्लैडर के बाद क्या आ रहा है, यूरिथ्रा आ रहा है। तो हम लोग अब यूरिथ्रल कॉज देख लेते हैं कि वो क्या होगी। ठीक है, तो यूरिथ्रा की बात हम करें तो यूरिथ्रा में भी हमारे पास ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है और स्टोन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, स्टोन्स एक्सेट्रा। चौथा जो है वो हम देख लेते हैं। तो चौथा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ब्लड डिसऑर्डर्स। किसी ब्लड का कोई आपको डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास परपुरा जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, पांचवी जो हमारे पास रीज़न आ जाती है वो आ जाती है ड्रग्स की, कि कोई ड्रग्स है उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि वो आपके यूरिन के अंदर ब्लड को शो करवा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स हैं, उसके अलावा आपके एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, उसके अलावा आपकी साइक्लोफॉस्फेमाइड्स ड्रग्स हैं और एनाल्जेसिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं और साइक्लोफॉस्फेमाइड्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो हेमाटोयूरिया जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि आपके पास कोई यूरिनरी डिसऑर्डर आ गया है अगर, तो हमें उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ है ना
जो हम लोग हर बंदा जो है विदाउट एनी कॉस्ट, कि वो अमीर है या गरीब है, वो करवा सकते हैं, वो होता है यूरिन एनालिसिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे कॉमन हमारे पास आ जाता है ना, तो वो हमारे पास जो सबसे पहला है वो है यूरिन एनालिसिस, जिसको हम यूरिन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम यूरिन जो है उसका सैंपल लेके उसको एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कौन सी जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स है जिनकी अमाउंट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, या रेंज जो है वो हमारे पास वेरी कर रही है, तो उसके थ्रू हम लोग जो है वो जल्द डिजीज़ के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो है वो यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम लोग करा सकते हैं। यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब है कि हम यूरिन के अंदर अगर किसी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी है, तो उसके लिए कि वो बॉडी जो है वो कौन से बैक्टीरिया और वायरस या जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे सेंसिटिव है, तो हम फिर उसको उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है जी। तीसरा जो है वो हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। बात आपका जो रीनल सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक होता है, एब्डोमेन के अंदर कोई मसला होता है जिस वजह से आपके रीनल सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन जो है वो करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिस्टोस्कोपी कराते हैं हम। सिस्टोस्कोपी, उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी भी करा सकते हैं कि अगर कोई किडनी स्टोन वगैरह होगा तो वो हमारे अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो आ जाएगा, और इसके अलावा यूरिन साइटोलॉजी भी हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के थ्रू जो है वो हम सारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट आते हैं, जो हमारा डायग्नोसिस होता है, फिर उसके मुताबिक हम जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कॉमन सारे यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं उनका क्या कहते हैं टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।